प्रिय छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों के बारे में और उससे पहले राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। प्रमुख रूप से 4 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जो ये मानता है कि ईश्वर ने राज्य की रचना की। यह सिद्धांत राजा को सर्वशक्तिमान बनाता है, क्योंकि ये मानता है कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत यह कहता है कि राज्य का जन्म शक्ति के कारण हुआ और यह जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत में विश्वास रखता है। राज्य की उत्पत्ति का तीसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन की हॉब्स, लॉक और रूसो ने किया, जो ये मानते हैं कि ना तो राज्य को ईश्वर ने बनाया है, ना ही उसका जन्म शक्ति के आधार पर हुआ है, बल्कि जब राज्य नहीं था तब प्राकृतिक अवस्था थी और उसमें मनुष्य दुखी था या असुविधा महसूस करता था, तो उस प्राकृतिक स्थिति की अराजकता और असुविधा से बचने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य और सरकार को जन्म दिया। और चौथा सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति का, वह यह मानता है कि राज्य का जन्म नहीं हुआ है, किसी एक निश्चित समय पे राज्य उत्पन्न नहीं हुआ है, वरन राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। इसे विकासवादी सिद्धांत कहते हैं कि कालांतर में आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे राज्य विकसित होता हो गया और आज उसने ये वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। तो राज्य कैसे भी जन्मा हो या राज्य की उत्पत्ति हुई हो या राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ हो, लेकिन राज्य मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि अरस्तु ने भी कहा था कि राज्य के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हालांकि मैंने एक पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ ऐसी विचारधाराएं हुई जो राज्य के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती हैं, जैसे कि अराजकतावादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा। परंतु अधिकांश विचारधाराओं और विचारकों ने स्वीकार किया कि राज्य के बिना काम चलना संभव नहीं है, इससे राज्य तो अनिवार्य है। और राज्य के कार्य जो होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो व्यक्तिवादी विचारक हों या गांधी जी हों जैसे विचारक हों, वो राज्य को केवल अनिवार्य कार्य सौंपना चाहते हैं, जबकि दूसरी ओर आदर्शवादी विचारक हों या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के समर्थक हों, वो राज्य को अनिवार्य कार्यों के साथ साथ अनेक ऐच्छिक कार्य भी सौंपना चाहते हैं। खैर, ये तो अलग अलग विचारकों की और अलग अलग विचारधाराओं की अपनी अपनी मान्यता है कि राज्य को केवल अनिवार्य कार्य करने चाहिए या अनिवार्य कार्यों के साथ साथ ऐच्छिक कार्य भी करने चाहिए। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि राज्य के अनिवार्य कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं और ऐच्छिक कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं। तो पहले हमें देखते हैं कि राज्य के अनिवार्य कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं। 3 कार्य ऐसे हैं जिन पर सभी विद्वान सहमत हैं कि ये तो राज्य को करने ही हैं, क्योंकि ये राज्य के अनिवार्य कार्यों में आते हैं। पहला है देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर हमला कर दे, युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस युद्ध की परिस्थिति से निपटने का जो कार्य है वो राज्य का अनिवार्य कार्य है। राज्य का दूसरा अनिवार्य कार्य है देश के अंदर शांति व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि जब तक लॉ और ऑर्डर नहीं होगा सही, तब तक कोई भी विकास राज्य में जनता का हो नहीं सकता। तो इसलिए एक और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, युद्ध आदि की परिस्थितियों से निपटना, ये राज्य का अनिवार्य कार्य है। तो दूसरा अनिवार्य कार्य है देश के अंदर कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, उसे सुचारू रूप से चलाना। और तीसरा अनिवार्य कार्य जो है राज्य का, वो है न्याय का प्रबंध करना, क्योंकि जब राज्य नहीं था तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि व्यक्तियों के बीच जो आपस में झगड़े होते थे उनका निपटारा कौन करे और न्याय कैसे मिले। तो न्यायालयों की स्थापना करना और न्यायिक प्रक्रिया स्थापित करना, ये भी राज्य का अनिवार्य कार्य है। कुछ विद्वान राज्य के अनिवार्य कार्यों की सूची में
एक और कार्य को रखते हैं, और वह है मुद्रा की व्यवस्था करना, बैंकिंग सिस्टम की व्यवस्था करना। तो ये तो हुए राज्य के अनिवार्य कार्य। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के समर्थक और आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक ही मानते हैं कि राज्य को अनिवार्य कार्यों के साथ साथ बहुत सारे ऐच्छिक कार्य भी करने होते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि राज्य के ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कार्य जो राज्य का ऐच्छिक कार्य है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो अब वो भी बहुत ही अपरिहार्य हो गया है, और वो है देश की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना। राज्य का ये दायित्व बन चुका है कि वो अपने देश की जनता के लिए हेल्थ सिस्टम को डेवलप करे। लोग अगर बीमार होते हैं, लोग अगर अस्वस्थ होते हैं, तो उनकी चिकित्सा और उनकी औषधि का पूर्ण प्रबंध करना ये भी राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। भले ही इसे ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में रखा जाता हो, लेकिन धीरे धीरे ये कार्य भी अपरिहार्य बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देश में हम देखते हैं कि राज्य और सरकार अपने इस दायित्व को निभाने के लिए सरकारी अस्पतालों की स्थापना करते हैं, जहाँ की बहुत ही कम दर पर मरीजों का इलाज होता है। इसी तरह से एक और ऐच्छिक कार्य है शिक्षा की व्यवस्था करना। हमारे देश में, अमेरिका में या फ्रांस में या किसी भी देश में शिक्षा जो है वो दो सेक्टर्स में विभाजित है। एक प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन दूसरा पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है ये राज्य का दायित्व का एक प्रतिरूप है कि किस तरह से राज्य शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। इसी तरह से ऐच्छिक कार्यों की सूची में यातायात के साधनों का विकास करना, ट्रेन है, बस है, सड़कों का निर्माण करना, ये सब भी राज्य के ऐच्छिक कार्यों में अत्यंत महत्व रखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर समाज में कोई ऐसे वर्ग हैं जो कि निराश्रित हैं, दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं और जो अपना भरण पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो राज्य को उनकी सहायता करना ये भी राज्य के ऐच्छिक कार्यों में आता है। राज्य के ऐच्छिक कार्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आता है अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य। उद्योगों का प्रबंध करना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, उसके लिए उचित व्यवस्था करना, ये भी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। भले ही इसे आप ऐच्छिक माने या अनिवार्य माने, लेकिन ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और आज के युग में तो इस कार्य का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज का युग अर्थव्यवस्था प्रधान युग है। आज राजनीति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था हो गई है। इसलिए राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व ये भी हो जाता है कि राज्य अर्थव्यवस्था का प्रबंध करे और व्यापार वाणिज्य उद्योगों को प्रोत्साहन दे। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए उपाय करना, ये भी राज्य का एक ऐच्छिक कार्य है। इसी तरह से श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उनके समय काम के जो घंटे हैं उसे निश्चित करना, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना, ये भी राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही साथ लोकतंत्र में चुनाव संपन्न करवाना भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा समाज में महिलाओं और बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए भी राज्य द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। ऐसे तो ऐच्छिक कार्यों की सूची बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन जो अंतिम ऐच्छिक कार्य मैं आपको बताऊंगा वो है कि मनोरंजन का प्रबंध करना, पार्क बनाना या सिनेमा हॉल बनाना और इस तरह के और मनोरंजन के परंपरागत और आधुनिक सिद्धांतों का, आधुनिक साधनों का उपलब्ध कराना, मेले लगवाना वगैरह जैसे गांवों में, ये सब भी राज्य का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम अनिवार्य और ऐच्छिक दो क्षेत्रों में बांटते हैं। कुल मिलाकर राज्य का कार्य क्षेत्र लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसमें नए नए कार्य जुड़ते चले जा रहे हैं और आज व्यक्ति अधिक से अधिक राज्य पर निर्भर होता जा रहा है, क्योंकि राज्य आज लोक कल्याणकारी रूप धारण कर चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक क्षेत्र, मनोरंजन, कृषि क्षेत्र, श्रमिक, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि राज्य से अछूता रह गया हो या जिसके लिए कि राज्य को कार्य नहीं करना हो। लेकिन राज्य के कसौटी यही है कि उसका जो हर कार्य है वो लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, तभी उसका औचित्य है। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने इन सारे कार्यों का संपादन
करना होता है। धन्यवाद।